नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 भारत की समस्या और उपाय। इसमें हमने कुछ समस्या और उपाय के बारे में प्रथम वीडियो के अंदर देखा था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो समस्या है वो कौन सी है? देश की गरीबी। गरीबी हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। गंभीर मतलब बहुत अधिक, ऐसा क्या है ना, एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो कौन सी है? गरीबी। देश के अधिकांश लोग जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित रहते हो, उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। अब ये कहते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं? तो जीवन स्तर मतलब जीने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत मतलब जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, खाना, कपड़ा पहनने के लिए, मकान रहने के लिए, रोजगार मतलब काम, शिक्षा पढ़ाई और चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल की जितनी भी सुविधाएं उनसे वंचित रहते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं गरीबी। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग मात्र 14.7% है। तो देखो, खाली गुजरात के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के कितना प्रतिशत है? 14.7%। तो देखो कितने लोग गरीब है। लोगों की क्रय शक्ति और आय के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड बनाया जा सकता है कि वो कितना क्रय कर, कैसे है ना, वो कितना मतलब है ना खर्च कर सकते हैं, और उनकी आय मतलब उनकी सैलरी कितनी है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलने लगी। अब भारत ने क्या किया है? ऐसी पंचवर्षीय योजना बनाई है जिससे चिकित्सा और शिक्षा उनको आसानी से मिल सके, है ना। बहुत से ऐसे किया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, कुछ भी नहीं देना, चिकित्सा के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों का विकास हुआ और रोजगारी के अवसर मिलने पर गरीबी की मात्रा अभी क्या हो रही है? घट रही है। टेक्नोलॉजी और यांत्रिक खेती में लोगों की आय में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो ये उपाय करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर। और सब इतना जानिए। बीपीएल कौन होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग, जिन्हें पोषण युक्त आहार नहीं मिलता, गंदे आवास स्थान में रहना पड़ता है, प्राप्त डॉक्टरी चिकित्सा न मिलती हो, जो अनपढ़ हो, जहाँ बालकों में मजदूरी कराई जाती हो, ऐसे लोग गरीबी से रेखा के नीचे लोग कहे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना, जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो गरीब होते हैं, गंदी जगह रहते हैं, वहाँ बच्चे भी काम पर जाते हैं, वो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने वाले लोग। आप सबने देख रखे हैं ना। अब और एक और नई समस्या कौन सी है हमारी? भ्रष्टाचार। सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात जो वस्तु हमारे हक या अधिकार की है हो, फिर भी उसे पाने या उपयोग करने के लिए हमें चुकाना पड़े, उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। और आप देख रहे हो ना, आजकल भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। कोई वस्तु है जो हमें चाहिए, है ना, जैसे अब कोई बड़ा अफसर है, उसकी हमको साइन चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं कि हमको इतने पैसे दे दो, हम आपका काम करवा देंगे। ऐसा सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है ना। अपनी वस्तु होते हुए भी, हमारा हक और अधिकार होते हुए भी हमें उसको पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ चुकाना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, तो उसे कहा जाता है भ्रष्टाचार। संक्षिप्त में व्यक्ति के साथ अवैधानिक अनीतिपूर्ण व्यवहार। वो अनीतिपूर्ण व्यवहार हुआ ना, गंदा व्यवहार हुआ। क्यों? हमारी चीज़ें उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? और पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। ठगाई, लोग ठगाई करते हैं। आपने देखा ना, प्रोडक्ट कुछ और होता है, कीमत उसकी 50 रुपये होती है, उस पर 55 रुपये का लेबल लगा के हमसे ठगाई करते हैं। भेंट सौगात लेना, है ना, कुछ साइन वाइन करवानी हो तो बोलते हैं आपको इतना देना पड़ेगा। फिर घूस लेना, रिश्वत लेना आदि स्वरूप में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आपने देखा है ना, लोग रिश्वत देते हैं और लेते भी है। यह समग्र जनजीवन पर व्यापक रूप से फैल रहा है। समग्र मतलब पूरे लोगों पर यह व्यापक रूप से फैल रहा है। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ क्या करते हैं? अपना स्वार्थ मतलब स्वार्थी हो जाते हैं। अपने पद सत्ता का अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्टाचार का आश्रय लेते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं। क्या करते हैं? अपने पद का उपयोग करते हैं, जो समाज के लिए बड़े से बड़ा कलंक है। कलंक मतलब खराब बात है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता कई के लिए दे रखी है, उनको उनका पद इसलिए दे रखा है कि वो लोग के हितों का कार्य करे, लेकिन वो क्या करते हैं? ऐसा ना कर लोगों से अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? रिश्वत लेते हैं। भ्रष्टाचार का सहारा। भ्रष्टाचार और रिश्वत से निम्नांकित प्रभाव
देखने को मिलते हैं। मानव अधिकार भंग हो रहा है, जो हमारे अधिकार है वही भंग हो रहे हैं ना, जो संविधान में हमको अधिकार दिए। राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ भी कार्य करना हो तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जो मतलब मानवता, सच्चाई, इन सब का खात्मा हो रहा है। महंगाई को पोषण मिलता है, इसी से क्या हो रही है? महंगाई बढ़ रही है। कानून के प्रति विश्वास घटता है और सगावाद पलता है। अब देखो, कानून के प्रति विश्वास नहीं रहता लोगों का, फिर कानून के प्रति कोई विश्वास रहेगा नहीं। मानवीय विश्वास और श्रद्धा घटती है, और मानवों को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता और मानवता पर उनकी श्रद्धा घट जाती है। अब इसका उपाय, भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए 1988 में भारत सरकार ने कानून की व्यवस्था की थी। कब की थी? 1988 में। तो अभी वैसा का वैसा ही है। 1964 में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की रचना की गई। किसकी? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की, जो भ्रष्टाचार की जांच करती है। क्या करती है? भ्रष्टाचार की जांच करती है। नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए मार्गदर्शन देती है और नागरिकों को बताती है कि तुम्हें भी क्या करना है, इस समस्या का हल करना है। एक संदेश, घूस लेना या घूस देना ये दोनों आपराधिक मामले। देखो, या तो आप किसी से घूस ले रहे हो या किसी को आप घूस दे रहे हो, बोल रहे हो कि भाई मेरा इतना काम कर दे, मैं तुझे 100-200 दे दूंगा, तो ये दोनों ही क्या है? अपराध है। अब देखो, इतना जानना है आपको। भ्रष्टाचार या घूसखोरी, रिश्वत मिटाने के लिए की गई व्यवस्था और कानून जाने। नियामक महोदय, देखो, अब अगर आपसे कोई घूस मांगता है तो आप क्या कर सकते हो? इस एड्रेस पर, नियामक महोदय, भ्रष्टाचार निरोध, बंगला नंबर 11, डफनाला, शाहीबाग, अहमदाबाद, ये लिख के, ये उनका फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है। आप बता सकते हो कि ये मुझसे क्या मांग रहा है? घूस मांग रहा है। लेकिन यदि आप घूस दे रहे हो, वो मांग रहा है और आप दे रहे हो, तो ये दोनों ही कैसे हैं? आपराधिक मामले माने जाते हैं, अपराध माना जाता है। तो बच्चों, भ्रष्टाचार समझ में आया क्या होता है? अपने अधिकार के लिए भी हमको कुछ चुकाना पड़े तो हम उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। नेक्स्ट है बेकारी या बेरोजगारी। बेकारी मतलब जिसके पास कोई काम ना हो, उसे हम बेरोजगारी भी कहते हैं। तो जानिए, भर्ती की जगह का ब्यौरा। उच्चतर प्राथमिक शिक्षक है। उच्चतर प्राथमिक शिक्षक की आवश्यकता है। भर्ती, खाली जगह 13,000 है और उम्मीदवार कितने हैं? 1.5 लाख। 1,50,000 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया। आपने देखा है ना, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ होता है। तो देखो, अभी बेरोजगारी कैसी है? रोजगार विनिमय कार्यालय, दिख रहा है आपको कितनी भीड़ है? लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है? आज के वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। पहले लोग देखो खेतों में हाथों से काम करते थे और सब, अब तो मशीन आ गए तो लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है। जैसे कि कंप्यूटराइज कार्य प्रणाली से अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य तीव्र हुए और मनुष्य का काम यंत्रों द्वारा किए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। देखो, मैंने आपको बोला ना, अब सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है, जल्दी हो जाता है, तो लोगों की कम, मतलब लोगों को वहाँ पर कम काम मिल रहा है। दूसरा, मनुष्यों का काम, अब देखो तरह तरह के यंत्र आ गए, मशीनें आ गई, वो कर रही है, इसलिए अब वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं मिलता। पहले देखो फसलों की कटाई के लिए लोग है ना किसानों को अपने खेत में ले जाते थे, अब कल्टीवेटर और ये सब आ गया, हार्वेस्टर आ गया। उसके वजह से क्या है, वहाँ पर लोगों की कमी हो, मतलब वहाँ पर अब वो हो गया कि एक यंत्र जब इतने लोगों का काम कर सकता है तो हम क्यों इतने लोगों को बुलाएं। गाँव में कृषि में यंत्रीकरण होने से कृषि मजदूरों के लिए रोजी रोटी की समस्या विकट हो गई। मैंने अभी आपको बताया, वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़े, जिससे गांव टूटते जाते हैं। अब वो लोग क्या है, काम नहीं मिलता तो शहरों में आते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ, परंतु नौकरी और रोजगारी के अवसर पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। शिक्षा में तो प्रसार हुआ, लेकिन आगे उस शिक्षा के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ता जाता है, जिससे पानी, आवास, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रश्न खड़े हुए हैं। गंदे आवास और झुग्गियों में बढ़ने से असामाजिक प्रवृत्तियां, बाल मजदूरी, नशीली चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, रहने को जगह नहीं है तो वो जहाँ झुप्पड़पट्टी और में रहते हैं वहाँ वो खराब रास्ते पर चले जाते हैं, नशीली पदार्थों और का सेवन करते हैं, जिससे भी बेरोजगारी का असर बहुत होता है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को रोजगार न मिलने से वे बेरोजगार की गणना में आते हैं। अब बेरोजगार की गणना में कौन आते हैं? जो 18 वर्ष से बड़े होते हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। उपाय, अब क्या उपाय करना चाहिए? इस समस्या के निवारण के लिए समाज की कुछ सेवाभावी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं अमल में लाई गई है, जैसे कि विशेष आवास योजना, आपने देखा है ना अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, और ऐसी निःशुल्क शिक्षा,
शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल मतलब साफ पानी पीने का, स्वच्छता, डॉक्टरी मोबाइल लाइन सेवा, आजकल तो आपने देखा है डॉक्टरी मोबाइल लाइन सेवा भी होती है, एक वैन भी होती है। गृह उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन सुविधा देना, अब आपको कोई गृह उद्योग करना हो, घर पर कोई करना हो या हस्तकला करनी हो तो आप लोन ले सकते हो। पोषण युक्त आहार योजना जैसे प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर झुग्गियों की काया पलट करने का प्रयास किया है। तो जो बेरोजगार वगैरह है उनके लिए ये सारे है ना उपाय किए गए जिससे क्या हो, देश में बेरोजगारी कम हो। इतना जानिए, गांव में किसानों को खेती और पशुपालन के विकास के लिए कम दर पर ऋण तथा सहायता देती है, जिससे हरियाली क्रांति और श्वेत क्रांति देखने को मिली है। इससे कृषि और पशुपालन का उत्पादन दिया जाए। देखो दिखा रहा है यहाँ पर चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहे हैं, उनको लोन दी जा रही है। और आजकल तो फसल बीमा भी कराया जाता है कि आपने यदि आपके बीमा कराया है और कुछ प्राकृतिक संकट के कारण यदि वो खराब होती है तो उसका भुगतान क्या करते हैं, सरकार करती है। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद, ये सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद वैश्विक समस्या है, मतलब पूरे विश्व की समस्या है। ये जो आतंकवाद है वो कैसी है, पूरे विश्व की समस्या, हमारे भारत की नहीं, वैश्विक मतलब विश्व की। आतंकवादी प्रवृत्ति राष्ट्र की प्रकृति में अवरोधक है। अब देखो आतंकवाद होगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो जन धन दोनों की हानि होगी, तो देश का विकास हो पाएगा नहीं। जैसे अभी हो रहा है ना, चीन पाकिस्तान मिलकर हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हो रहा है नहीं। यह शांति, अमन और भाईचारे तथा देश की आज़ादी को छिन्न भिन्न करने वाली हल्की मनोवृत्ति वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः हिंसा और घृणा फैलाकर लोगों में भय पैदा करते हैं ना, कहीं बॉम्ब डालकर, किसी को मार काट कर। आतंकवादी का उद्देश्य कदापि पवित्र या उत्तम नहीं होता। जो आतंकवादी होते हैं उनका उद्देश्य कभी अच्छा नहीं होता। मुट्ठी भर मनुष्यों द्वारा संगठित और आयोजित रूप से किया जाने वाला यह जंगली कृत्य, जंगली मतलब खराब कृत्य है, जिसमें जबरदस्ती, धाक धमकी, हिंसा या त्रास देने पर व्यवस्थित प्रयोग होता है। ऐसे कृत्य किसी भी सरकार के लिए चुनौती स्वरूप है, होता या नहीं होता। आतंकवाद बल प्रयोग या सर्वसुलभ साधन है। अब आतंकवाद जिसके पास ज़्यादा बल होता है कि इसलिए किसी भी स्थान पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। जैसे कि भूतकाल में संसद पर हुए हमले, है ना, देखो संसद पर भी हुआ था, होटल ताज पर हुई घटना बॉम्बे में हुई थी ना, बॉम्बे में बम विस्फोट, अक्षरधाम पर हमला, तो ये सारे आतंकवाद करते हैं। आतंकवाद में किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद बाधक नहीं बनता। अब वहाँ पर एक दूसरा भाई है, ये तेरा भतीजा, ये मेरा चाचा, ऐसा वो लोग नहीं देखते। उसकी कोई भाषा या धर्म नहीं है, सिर्फ बैर भाव को लक्ष्य रखते, वो बैर करते, ईर्ष्या करके अपने को रखते हैं। उपाय, आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और दक्षता विकसित करके दृढ़ बनना पड़ेगा और गुप्तचर तंत्र को अधिक कार्यक्षम बनाना पड़ेगा। हमारे जासूसी जो तंत्र है उसको, सुरक्षा दलों को आवश्यक सहयोग देने की जागरूकता कुशल विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा में या सार्वजनिक मेले वगैरह से सचेत रखना, अब जागरूक कराना लोगों को, ठीक है, और गलत प्रचार और अफवाह से दूर रखना। सीसीटीवी कैमरे तथा मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों को सुरक्षित दलों को सुसज्जित कराना, ये सारी चीज़ें देना और जगह जगह पर क्या करना, सीसीटीवी कैमरे को लगाना। इसके अतिरिक्त भी भारत में रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, भाषावाद, सीमा समस्या और प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात पुनर्वसन तथा व्यवस्थापन आदि मामले भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समस्या है। तो इनके अलावा ये सारी समस्याएं भी है, उनका आपके ब्यौरावार अध्ययन करें। अपने उपाय भी अपने शिक्षक महोदय से जानें। आप भी इनके उपाय बता सकते हो कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ये अध्याय समाप्त होता है। आपको ये स्वाध्याय अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।